गुड मॉर्निंग। आज स्कूल का पहला दिन है। यस बहुत बच्चे नहीं आए होंगे आपके क्लासमेट्स है ना। यू मस्ट बी वेटिंग। बहुत सारे एक्सचेंजेस हो रहे होंगे, वेकेशंस में क्या किया क्या नहीं किया ये सब चल ही रहा होगा। जब आप बातें कर रहे थे ना मुझे अपने स्कूल का, एक्चुअली हम पहले दिन नहीं, हम तो हर रोज़ ही ऐसे बातें कर रहे थे। और जब भी प्रेयर हॉल में जाते थे ना तो बिल्कुल डिटो ऐसा ही नॉइज़ होता था। देर इज़ अ नॉइज़ पर्टिकुलर वेरी ब्यूटीफुल नॉइज़ दैट द किड्स मेक या स्टूडेंट्स मेक। और वो एकदम हम करता रहता, हम है ना। और उसके बाद सडनली जैसे ही प्रेयर शुरू होती थी, जैसे ही हमारी प्रिंसिपल मैम आती थी ना, वैसे ही वो सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस में कन्वर्ट हो जाता था। एंड सडनली ऑल ऑफ अ सडन यू विल स्टार्ट लिसनिंग द साउंड ऑफ तबला। इन माई स्कूल दे यूज टू प्ले तबला एंड हारमोनियम फॉर द प्रेयर। आपके स्कूल में ऐसा है? आप कैसे प्रेयर करते हैं? सुबह में प्रेयर करते हैं? नहीं करते हैं। ओके, हमारे स्कूल में ऐसा होता था। तो हम सारे के सारे प्रेयर हॉल में इकट्ठे होते थे और प्रेयर हॉल में इकट्ठे होने के बाद ये हमारा रूटीन था। सारे बातें हम उसी समय सब पूरे दिन की हमको न्यूज़ देनी रहती थी, है ना। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है उसमें बच्चे तो डेफिनेटली सुनेंगे, लेकिन आज का लेक्चर मेनली जो है वो टीचर्स के लिए होने वाला है। और टीचर्स का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और आई विल बी वेटिंग फॉर टीचर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है मैम? ओके। ये सारे टीचर्स पीछे से मेरे को सुन पा रहे हैं, एक बारी हाथ उठा दें। एंड आई विल बी एक्सपेक्टिंग योर पार्टिसिपेशन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। टाइम बहुत निकल गया इसलिए मुझे लग रहा है टाइम ना वेस्ट किया जाए, हम थोड़ी कुछ बढ़िया बात करते हैं। एक दो इंस्ट्रक्शंस आपको देती हूँ। जब भी मैं आपको कोई बात बताऊँ और वो बात आपको अच्छी लगे, वो बात आपको पहली बार पता लगे या फिर वो बात आपको ठीक लगे, यू आर सपोज टू क्लैप एंड लेट मी नो, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है ना। और एक टाइम पे अगर क्लैप कर रहे हैं तो अगर आपको ठीक लग रहा है साथ में ही क्लैप करें, अलग अलग क्लैप ना करें, है ना। यू विल मेंटेन दैट हार्मनी। मेरा नाम शालिनी है और हमारे श्रीमान जी जनक यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं और हमारे हस्बैंड हम दोनों इंजीनियर। सबसे पहली हमारी जो डिग्री थी वो इंजीनियरिंग की थी, हमने इंजीनियरिंग करी। और उसके बाद थोड़ी सी कहानी शॉर्ट में सुनाती हूँ। बहुत अच्छे स्कूल से मैंने भी पढ़ाई करी। मैं जब अभी आपके स्कूल आ रही थी ना, आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ माई स्कूल। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल स्कूल। जब मैं पहली बार उस स्कूल में गई, मुझे वो स्कूल इतना बड़ा और इतना सुंदर और इतना प्यारा लगा ना। आई फेल इन लव विद माई स्कूल। यूजुअली पीपल डोंट से दैट, यूजुअली पीपल डोंट फील दैट, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इट वॉज ऑल गर्ल्स स्कूल और उसमें ज़्यादातर लेडीज़ टीचर्स थी, बट ऑल द टीचर्स वर जस्ट सो गुड, जस्ट सो गुड, है ना। इंग्लिश की टीचर आती थी, पढ़ाती थी तो ऐसा लगता था ना, शी वुड टेक यू टू अनदर वर्ल्ड। देन हिंदी की टीचर विल कम एंड शी विल टेक यू टू अनदर वर्ल्ड। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल harmonious school. I loved it. But then I went to my college. I did my degree in computer science and engineering and I started questioning certain things. आप में से कितने लोग 8th स्टैंडर्ड में हैं अभी? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, ओके। तो 8th स्टैंडर्ड के कोई बच्चे नहीं हैं? 10th, 11th एंड 12th? अरे वाह, वी हैव अ वंडरफुल ऑडियंस हियर। तो बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं। और जो सारे टीचर्स हैं वो कौन से ग्रेड्स को पढ़ाते हैं? 5th अप एटलीस्ट, सारे के सारे 5th अप, या कोई शायद आगे के और क्लासेस को पढ़ाते होंगे। तो जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट इट हैपेंड। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई। फॉर सम रीज़न आई हैड दैट मोमेंट, है ना। और मुझे लगा मैं अपनी एजुकेशन को पूरा करूँगी, नॉट इन बाय मीन्स ऑफ लाइक गोइंग टू अ स्कूल और कॉलेज, लेकिन मुझे लगा कुछ तो कमी रह गई है एजुकेशन में जो मुझे पूरा करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जब मैं अभी 11th 12th वाले बच्चों से बात करती हूँ, मैं जब 11th 12th में आए ना और हमने पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ने में ना ऐसा आता था जैसे कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं। 12th वाले बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता होगा, स्पेशली इन केमिस्ट्री। डू यू नो दैट कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के हमेशा एक्सेप्शंस हैं, ये ठीक है?
तो मैं सोचती थी ऐसा कौन सा प्रिंसिपल जिसके एक्सेप्शंस हों, तो फिर क्या उसको प्रिंसिपल बोल सकते हैं? इफ इट इज़ नॉट यूनिवर्सल कैन इट बी इवन कॉल्ड अ प्रिंसिपल, है ना? तो ऐसे करके मेरे दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस उठते थे वाइल गोइंग थ्रू माय एजुकेशन, है ना? और धीरे 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 ये सिलसिला बढ़ा और anyways I was in Bangalore for a while, I did a job, and a long story short, we finally happened to study philosophy of coexistence, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, philosophy of coexistence, and I felt all the answers just arrived. Everything all of a sudden started making sense to me. I remained a teacher for more than I think 15 years now. I had my own institute and I used to teach. I have taught from the age 3 to 75. You might be wondering how old I must be, right? But जो institute था उसका structure कुछ ऐसा था that I could achieve that much. और मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए. इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के बाद मुझे सारे सब्जेक्ट्स की जो इंटरवीविंग है ना वो दिखाई पड़ने लग गई. ठीक है, तो मैं उसमें से कुछ बातें आज आपके सामने रखूँगी. तो सारे टीचर्स आर यू विथ मी? यस. चलिए, तो हम आज के सत्र को शुरू करते हैं. आज के सत्र को सुनने के लिए जो हमारे पास, चाहे आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारे टीचर्स हैं, आज के सत्र को सुन पाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ बैठ तो गए हैं एज अ लिसनर, है ना? तो लिसनर की ना एक क्वालिटी एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज आप मुझे सुन नहीं पाओगे. लिसनर की क्वालिटी क्या एक्सपेक्टेड है? चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी. चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जब बच्चा छोटा होता है ना, तो बच्चा क्वेश्चन पूछता है. हम सब क्वेश्चन पूछते थे. अभी हमारी एजुकेशन कैसी है वो थोड़ी बाद में चर्चा, लेकिन हम सभी क्वेश्चन पूछते थे. जब हम छोटे थे क्वेश्चंस पूछते थे, चीज़ें जानना चाहते थे, है ना? और हम पूछते किस लिए थे? हम सुनते थे किस लिए? ताकि हमें समझ में आ जाए. हम पूछते थे, पूछते हैं, पूछने के बाद सुनते हैं. सुनते किस लिए हैं? समझने के लिए. समझने के लिए. तो अगर आपका सुनना समझने के लिए हुआ तो आज आप मेरी बात सुन पाएंगे. अगले 2 घंटे में जो बात करूंगी वो आप सुन पाएंगे. और अगर आपका सुनना कंपैरिजन वाले मोड में चला गया तो आप मुझे सुन नहीं पाएंगे. यू विल फील दैट यू हैव स्विच्ड ऑफ. यू विल फील दैट. ठीक है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी न्यू, वेरी वेरी न्यू टू यू. ठीक है, तो लिसनर की ये क्वालिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है. और जो स्पीकर है, मतलब कि मेरे से ये एक्सपेक्टेड है कि मैं अपनी बात को ऐसे रखूं कि आपको समझ में आ जाए, आप उसको सुन पाओ. मैं कुछ हिंदी बोलूँगी, कुछ इंग्लिश बोलूँगी. हिंदी के कोई शब्द हो सकता है आपको ऐसे लगे ये शब्द तो सुना है लेकिन इसका मीनिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा है. तो उस मीनिंग को एक्सप्लेन करने के अर्थ में ही मैं बोल रही होंगी. ठीक है, रेडी? रेडी? आर यू रेडी? से यस. आई नीड सम पार्टिसिपेशन. यस, थैंक यू. ओके, नाउ कितने लोग आप में से कहानी सुनना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स. स्टोरी, कम ऑन, रेज योर हैंड भाई. यस, थैंक यू. तो आज हम जो कहानी आपको सुनाएंगे वो हम सबकी फेवरेट कहानी है और इसी कहानी से हर बच्चा शुरू करता है. और वो कहानी है धरती की कहानी, द स्टोरी ऑफ द अर्थ. हर छोटा बच्चा जैसे ही 2.5-3 साल का होता है, वो 2.5-3 साल का बच्चा प्रश्न करना पता नहीं कहाँ से सीख जाता है. मम्मा ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है ना? हमें टॉयज़ मिलते हैं
तो टॉयज़ को खोल करके जानना चाहते हैं कि टॉयज़ चलते कैसे हैं, ये टॉय पर्टिकुलर टॉय कैसे चलता है। तो हम सारे लोग कई बार है ना टॉय, आप में से कभी किसी बच्चे ने टॉय खोल के देखा है अंदर चल कैसे रहा है? प्लीज़ रेज योर हैंड्स, लेट मी सी व्हाट इज़ द लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी है। टॉयज़ खोल के देखना, यस, है ना। हमारे पास एक डॉल थी और डॉल की वो मुंडी अलग हो जाती है, आपने देखा है? एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली डन इट टू सी यू नो हाउ इट इज़ मूविंग? आई यूज्ड टू डू इट ऑल द टाइम एंड इट्स लाइक एवरी लिटिल चाइल्ड इज़ डूइंग इट। तो मज़ेदार बात यह है कि हम सारे बच्चे क्यूरियस होते ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। नो एक्स्ट्रा टॉनिक इज़ गिवन टू बी क्यूरियस। Every single human child is curious by default. So there is a default design. There is a default design of curiosity in every human child. ठीक है? और हम सारे जैसे ही इस धरती पर आते हैं, भाषा को सीखते हैं, बोलना सीख जाते हैं, हम कुछ प्रश्नों को पूछना शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को हर एक बच्चा पूछता है, हर एक बच्चा, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, ऑरेंज हो, येलो हो, पर्पल हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, है ना। दे आर लाफिंग एट पर्पल। तो किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, है ना, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी रिलीजन का हो, राइट। हर बच्चा प्रश्न पूछता है, ठीक। हम सारे बच्चे जो हैं वो प्रश्नों को पूछते रहे हैं और उसके प्रश्न उन्हीं चीज़ों पर आधारित होते हैं जो वो सामने देखता है। तो हम अगर देखें, हमारी इस धरती पर हमको 4 अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। अभी ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। तो इस धरती पर जो सबसे पहला ऑर्डर हमको दिखाई पड़ता है वो है मटीरियल ऑर्डर। मटीरियल ऑर्डर को हिंदी में मैंने लिखा है पदार्थ अवस्था। पदार्थ वो सारी चीज़ें हैं जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ पीरियोडिक टेबल? 120 जितने हमारे पास मटीरियल्स अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मिट्टी, जो मिट्टी होती, सारे हमें मटेरियल्स कहाँ से मिले? मिट्टी से, हवा से, पत्थर से, है ना। तो मिट्टी, मणि के फॉर्म में मिले, जेमस्टोन्स के फॉर्मेट में मिट्टी, और फिर मेटल्स के फॉर्म में मिले, धातु अधातु, मेटल्स, है ना। हवा, पत्थर, पानी, इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमको क्या मिली हैं? इस धरती पर मिली हैं। एंड द चाइल्ड इज़ क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स, ठीक। दूसरी चीज़ जो हमको मिली है वो है प्राण अवस्था। प्राण अवस्था, प्राण अवस्था का मतलब है बायो ऑर्डर, मतलब पेड़ पौधे। तीसरी जो चीज़ हमें इस धरती पर मिलती है वो है जीव अवस्था, जिसको हम बोलते हैं एनिमल्स, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं प्लांट्स, इसे कह रहे हैं एनिमल्स। और चौथी जो चीज़ दिखाई पड़ती है वो है ज्ञान अवस्था, इसको हम बोल रहे हैं ह्यूमंस, ठीक है। इसको बोल रहे हैं मटीरियल। चलिए, तो कहानी और ध्यान से सुनिए। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद या philosophy of coexistence propounded by Sri A. Nagaraj ji, he says there is a law in nature and this law is of cyclicity. इस अस्तित्व में आवर्तनशीलता का सिद्धांत है। हाउ डू आई?
इस अस्तित्व में आवर्तनशीलता का सिद्धांत है। देयर इज अ लॉ ऑफ साइक्लिसिटी इन दिस नेचर। ठीक है, देखिए जो मटेरियल ऑर्डर है ना, और जो प्लांट ऑर्डर है, इसको यदि हम ध्यान से देखें, अच्छा कितने लोगों को एक कहानी नहीं सुननी है? जिन लोगों को नहीं सुन, ठीक है। सो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, अगर हम इस धरती पर इनके संबंध को देखें तो क्या पाते हैं कि पेड़ पौधों के लिए मिट्टी ज़रूरी है। ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? ज़रूरी है। यस और नो में जवाब देते जाइएगा, यस और नो। पेड़ पौधे मिट्टी के लिए पूरक हैं या नहीं? हाउ हाउ कैसे पूरक है? They stop the erosion. Hold the soil. And और कैसे? हाँ, They give nutrients to the soil by dying. After dying they will. वेरी गुड, लाइए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका बेटा? ठीक है, तो जब इन दोनों अवस्थाओं को देखते हैं तो सहर्ष ने बताया, सहज, जलज, अरे वाह। तो जलज बेटा जी कह रहे हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये पदार्थावस्था के लिए पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। तो अस्तित्व में अगर हम व्यवस्था को देखें तो क्या पाते हैं? देखिए मैं थोड़ा सा इसको और खोल के आपको दिखाती हूँ। ये जो, जैसे आपको पता है पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं। देखो ये जो पेड़ होते हैं ना, इनकी जो जड़ें होती हैं, ये जो जड़ें होती हैं ये इसके बहुत गहरे में जाती हैं। जानते हो कैसे गहरे जाती हैं? जो पेड़ की जड़ें होती हैं, ये जो इनके एंड्स होते हैं, यहाँ से बहुत वीक एसिड, वेरी वीक एसिड विच इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, 11th-12th वालों को पकड़ में आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और ऐसे कुछ और वीक एसिड्स जो हैं उनको छोड़ती रहती हैं। धीरे धीरे ये जो माउंटेन है ये धीरे धीरे क्या होता रहता है? डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट होके ऐसे एलिमेंट्स में आ जाता है ना, एलिमेंटल फॉर्मेट में आ जाता है कि जो जड़ें होती हैं ना, जड़ें, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स धीरे धीरे इन जड़ों के माध्यम से क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दे गेट ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, दे गेट ट्रांसपोर्टेड। अभी ध्यान से देखो, इसी पेड़ में अगर लेट्स से एक पत्ती है और ये ट्रांसपोर्ट होते होते ये मिनरल्स यहाँ पर इस पत्ती में आ गया, ठीक, तो लेट्स से ये एलिमेंट यहाँ पर कहीं रखे हुए थे इस तरीके से और ये होते होते यहाँ पर इस पत्ती में पहुँच गए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑटम आया, जब भी पतझड़ हुआ तो ये पत्ता क्या है? गिर गया, मिट्टी में गिरा, तो ये न्यूट्रिएंट कहाँ पर आ गया? मिट्टी के टॉप लेयर में। और पत्ते जब गिरते हैं तो ये पत्ते क्या बन जाते हैं? कुछ समय बाद खाद बन जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं। सो देयर इज अ नेचुरल माइनिंग दैट इज हैपनिंग इन द एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ। और इसमें से आप देखोगे कभी भी कोई ऐसा एलिमेंट ऊपर नहीं आता जो कि मानव के लिए या किसी जानवर के लिए हानिकारक हो। वो किसी न किसी रूप में अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी को हमेशा पूरा करते रहते हैं। ध्यान गया? सो देयर इज नेचुरल माइनिंग हैपनिंग इन दी एग्जिस्टेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ। पेड़ पौधे जो है ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि जीव अवस्था के लिए या एनिमल्स के लिए फूड तैयार हो जाए और ह्यूमंस के लिए भी क्या हो जाए? फूड तैयार हो जाए। So there is natural mining happening for the benefit of animals and humans। बढ़िया। तो ये जो पेड़ पौधे हैं अपनी उपयोगिता को, they are useful to animals and humans both, and that is how it is happening। कैसे हो रहा है? ये मटेरियल और प्लांट्स के कोएग्जिस्टेंस में हो रहा है। इसको ध्यान से सुनिए। It is happening, the benefit is happening in the coexistence of material order and plant order। ये बात दिखाई पड़ी? बढ़िया।
इस बात पे अगर आपका पहली बार ध्यान गया, यू मे क्लैप। कितने लोग हैं? कितने बच्चों को ध्यान गया? इसको हम कह रहे हैं कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर देखिए बहुत ध्यान से, अगर हम एनिमल ऑर्डर को देखें तो इस एनिमल ऑर्डर का ऐसी बनावट है कि इसका जितना भी एक्सक्रीटा है, जैसे गाय का गोबर, काउडंग, या जितने भी एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है, वो क्या करता है, ज़मीन के लिए खाद जैसा हो जाता है। और जब खाद बनती है तो पेड़ पौधे और भी ज़्यादा फ्लरिश करते हैं ना। तो पेड़ पौधे फ्लरिश करते हैं, मिट्टी उर्वरक हो जाती है ना, और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो एनिमल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एनिमल्स आर ऑल्सो गिविंग बैक टू द प्लांट ऑर्डर एंड एनिमल्स आर ऑल्सो गिविंग बैक टू द मटीरियल ऑर्डर। ये बात ध्यान में जा रही है? देखिए आपको और कुछ नई बातें बताती हूँ, ठीक है। जो जीव अवस्था है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं हमारे, ये एनिमल्स और बर्ड्स बहुत तरीके से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन करते हैं कोएग्जिस्टेंस में। कोएग्जिस्टेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अपने आपस में। कैसे? जैसे आप सब ने सीखा होगा स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, सीखा है? आपको पता है बर्ड्स भी सीड्स स्कैटर करते हैं। आपको ये पता है जो बर्ड्स हैं, जैसे उसने कोई फल को खाया, फल को खाने के बाद वो बीज सहित फल को खा जाता है, और बीज को खा लिया, खाने के बाद जो उसका एक्सक्रीटा होता है ना, उसमें बीज एज इट इज़ होता है और उसके ऊपर से एक कोटिंग हो जाती है जो उसके एक्सक्रीटा की कोटिंग होती है। अभी आपने समझा जो एक्सक्रीटा है वो क्या है, वो एक तरीके का फर्टिलाइज़र है। तो नाउ यू इमेजिन these are actually coming like seed balls. Do you know what seed balls are? You don't know what seed balls are? कोई बात नहीं, अगली बार। अब ये गया, अब ये इस तरीके से अगर जगह जगह पहुंच गया, तो ये पहुंचने के बाद अब सोचो क्या इस बीज को कोई जानवर खाएगा? इस बीज को तो कोई जानवर नहीं खाएगा। एंड नाउ द सीड इज प्रोटेक्टेड। डू यू गेट इट? The seeds are protected because of the excreta of animals and birds. क्या बढ़िया बात हो गई। तो इस तरीके से उसने प्रोटेक्शन दे दिया और ये वापस सीड में अपने मिट्टी में गया, और मिट्टी में गया तो वापस प्लांट बन गया। ठीक, एक पार्टिसिपेशन। दूसरा पार्टिसिपेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेशन बताती हूँ। जो चिड़ियाँ हैं वो चहकती हैं, और वो जो चहकती हैं उसके कारण रेजोनेंस होता है। आप में से कितने लोगों को रेजोनेंस पढ़ा है अपने फिजिक्स में? रेजोनेंस होने के कारण जब सारी चिड़ियाँ एक साथ चहकती हैं ना, चिड़ियाँ या झींगुर, जानते हैं क्रिकेट जिसको बोलते हैं, है ना, रात में कई बार आपको आवाज़ सुनाई पड़ती हुई है ना, झींगुर बोलते हैं उसको, क्रिकेट बोलते हैं। तो ये जितना ये हम करते हैं या जितना चहकते हैं, है ना, या जितना उनकी एक आवाज़ होती है, सो दे आर ऑलवेज हमिंग। उनका जो भी ये चल रहा है उसके कारण से, बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस हैपनिंग, जो सीड है वो फ्लावर होते हैं, सीड स्प्राउट होते हैं, है ना, फ्लावर जो है वो फ्रूट्स बनते हैं, ऑल ऑफ दैट, है ना, उस सब के लिए पूरा जीव जगत जो है, पूरा एनिमल ऑर्डर जो है लगा हुआ है। तो उसका चहकना, है ना, उस क्रिकेट की आवाज़, ये मुझे कैसे पता चला? मुझे एक बारी किसी ने बताया, वो केरल गए हुए थे, और केरल में वहाँ सुपारी लगती है। सुपारी जानते हैं? पान में जो सुपारी डाल के खाते हैं, सुपारी। तो सुपारी के प्लांटेशन के लिए वहाँ पर इतने झींगुर कि आप रात में सो नहीं सकते। अगर आप में से कभी कोई गया, उसको एक्सपीरियंस हो। जिस समय वो गए तो उन्होंने किसी को पूछा वहाँ पर कि इतनी ज़्यादा नॉइज़ है और आप कैसे यहाँ पर सो रहे हो? और उन्होंने कहा देखिए हमको तो आदत है। दूसरी बात उन्होंने कहा ये झींगुर चूँकि इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है इस बार सुपारी की फसल बहुत अच्छी होगी। और ये उनके लिए उत्सव की बात थी। इट वॉज़ लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर देम। वो आवाज़ कर रहा है, मतलब अब फसल बढ़िया होगी। बढ़िया। तो जीवावस्था जो है ऐसे पार्टिसिपेट करती है। इसको आपको और सुनना होगा तो बाद में विस्तार से सुनाएंगे। आपको अच्छी बात पता चली हो तो यू मे क्लैप। तो हमने देखा कि ये जो 1, 2, 3 अस्तित्व में जो 3 अवस्थाएं हैं, पदार्थ, प्राण और जीव, मटीरियल, प्लांट एंड एनिमल ऑर्डर, ये तीनों आपस में इस तरीके से
सजे हुए हैं कि एक दूसरे के लिए क्या है, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और जितना लेते हैं ना उससे ज़्यादा दे देते हैं, उससे ज़्यादा देने का डिज़ाइन है। लेकिन यहाँ पर एक चौथी अवस्था और है जो है ज्ञानावस्था की इकाई, मानव मतलब हम सब, ह्यूमन ऑर्डर। और ह्यूमन ऑर्डर जो है वो क्या चाहती है, इट वॉन्ट्स टू नो, वी आर द नॉलेज ऑर्डर, वी वॉन्ट टू नो। हाउ डू वी नो दैट वी वॉन्ट टू नो? बिकॉज एज अ चाइल्ड हम क्वेश्चन करते हैं। हम किसी भी ग्रुप से आते हो, ग्रुप मतलब किसी भी धर्म से, संप्रदाय से, कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई भी ह्यूमन चाइल्ड है वो क्वेश्चन पूछेगा। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हम जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, लेकिन इस जानने समझने में थोड़ी सी चूक हो रही है। और वो जो थोड़ी सी चूक हो रही है ना, उस थोड़ी सी चूक के कारण इस धरती का संतुलन गड़बड़ा गया है, जिसको आप पहचानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। इस थोड़ी सी चूक के कारण हमारे आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं ना वो गड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि मानव ने, ह्यूमन ने पदार्थ, प्राण और जीव, मटेरियल, प्लांट और एनिमल ऑर्डर के साथ अपने रिलेशनशिप को नहीं पहचाना, इसलिए हम खड़े हो गए हैं ग्लोबल वार्मिंग वाले पॉइंट पे। दूसरी चीज़ जानते हैं हमने क्या नहीं पहचाना, मानव मानव संबंध, हम एक दूसरे के साथ कैसे रहें, जिएं, इसको नहीं पहचाना, इसका एजुकेशन नहीं हुआ। इसके कारण कंटिन्यूसली हमें डिप्रेशन, जेलसी, एंग्जाइटी एंड व्हाट नॉट, आप देख पा रहे हो संबंधों में टूटन जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। और ये जो संबंधों में टूटन है, ये है ना हमारे पूरे, जिसको बोलते हैं ना, हमारा पूरा कैप्चर कर लेती है, हमारा पूरा ब्रेन कैप्चर कर लेती है, राइट। कभी कोई संबंध जब थोड़ा ठीक नहीं होता है, हैव यू एवर फेल्ट इट कि क्लास में कुछ बात चल रही है और हम उस बात को सुन नहीं पा रहे हैं? आपके साथ होता है कभी? मेरे साथ तो वही होता था। अगर कोई बात अपनी किसी के साथ संबंध गड़बड़ हो गया ना, मैं किसी की बात नहीं सुन पाती थी मेरे क्लास में टीचर्स की, मुझे तो उसको रिजॉल्व करना ही पड़ता था। अगर वो रिजॉल्व हुआ तब मैं आगे सुन पाती हूँ, समझ पाती हूँ। अगर वो रिलेशनशिप का इशू मेरा रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो बैकग्राउंड में नॉइज़ की तरह चलते रहता है। तो ये जो दो इश्यूज़ हैं ना, इसको एड्रेस कैसे किया जाए एजुकेशन से, एजुकेशन के माध्यम से जो व्यवस्था खड़ी हो रही वो कैसी खड़ी करें कि हम इन दोनों इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। इसके लिए आज हम यहाँ पर मिले हैं। आपको मैंने 3 बातें बहुत थोड़ी सी बताई, बिल्कुल थोड़ी सी, उसको और थोड़ा अभी खोलूँगे और अगर आप चाहेंगे तो बाद में हम इसके लिए आपके साथ बैठेंगे। तो देखिए, जो ज्ञानावस्था की इकाई है विच वांट्स टू नो, इसको 2 चीज़ें जाननी है। इसको ये जानना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मानव मतलब ह्यूमंस, ये प्रकृति के साथ कैसे जिएं, ये जानना चाहता है। दूसरा जानना चाहता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में कैसे जिएं, क्या करें कि हमारे पास समस्याएं जो हैं वो ना आए। भाई, हमको समस्या नहीं चाहिए। कोई यहाँ पे ऐसा है जिसको समस्या चाहिए? हमको समस्या नहीं चाहिए, किसी भी मोमेंट पे नहीं चाहिए। ना कोई समस्या चाहिए, ना कोई दुख चाहिए। मानव ने जब केव मैन था ना, केव मैन से लेकर के उसकी यहाँ तक की जो जर्नी है, वो जर्नी सिर्फ इसलिए है कि हमारी सारी पीड़ाएं, समस्याएं दूर हो जाएं। उसको धूप लगी, बारिश लगी, ठंड लगी, उसने घर बनाया, भूख लगी, भोजन बनाया, बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ है ना एक रेजोल्यूशन के फॉर्मेट में आदमी ने गति करी है। और आज भी उसको जहाँ जहाँ समस्या लग रही है उन समस्याओं को वो सुधारेगा। हम सब सुधारेंगे, हमें सुधारना होगा, ठीक है। और आज है ना आपके बीच में से है ना कमल मंगल जी को लगा कि इसको, इस समस्या को एड्रेस करना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, है ना। जब मैं, मुझे ऐसे सारे, कभी हमारे कोई आता था ना लेक्चर बोल, तो कहता है यू आर द फ्यूचर, मुझे लगता ही नहीं था कि आई एम द फ्यूचर, लेकिन फिर फ्यूचर बिकेम द प्रेजेंट, है ना। सो द टाइम इज़ प्रीटी फास्ट। तो हम कैसे इस तरीके से तैयार हो जाएं कि ये जो 3 ऑर्डर्स हैं ना, इसमें वापस कंट्रीब्यूट करें। देखिए, ये जो ज्ञानावस्था की इकाई है ना, इसने पदार्थावस्था से यहाँ पर इसने क्या किया, केवल माइनिंग माइनिंग एंड माइनिंग।
Have we given back anything back to the earth? Do we even know how to give back to the earth? We do not know how to give back, but we have been exploiting, we have been mining. तो हमने इस पदार्थावस्था से केवल लिया, प्राणावस्था से, पेड़ पौधों से हमने लिया और जंगल के जंगल काटते चले जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं है वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं, जहाँ वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है, उसका कोई यूटिलिटी है नेचर में, उसका कोई पार्टिसिपेशन है, विदाउट इवन स्टडीइंग एंड नोइंग इट, है ना। हम उसको सिर्फ जाने दे रहे हैं। अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा 80% ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ऐसे जीव जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, 80% ऑफ देम आर एक्सटिंक्ट। और धरती पे असंतुलन की स्थिति खड़ी हुई है, और ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सुने ऐसे केसेस जब भी 35, 37, 40 के एजेस में लोगों को हार्ट अटैक आने शुरू हो गए। वी थिंक, देखो ये जो मानव का शरीर है ना बेटा, 1, 2, 3, जब ये संतुलन में आए तब जाके ह्यूमन बॉडी इवॉल्व हुआ है, राइट। ह्यूमन बॉडी इवॉल्व हुआ है कब? जब मटीरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और अपना एनिमल ऑर्डर, ये तीनों संतुलन में हुए, तब हम इवॉल्व हुए हैं। अगर हमने प्राण अवस्था, जीव अवस्था और पदार्थ अवस्था, इसका बैलेंस बिगाड़ा तो आप कितना भी अनुलोम विलोम कीजिए, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आइए थोड़ा और देखते हैं। तो पदार्थावस्था से हमने लिया और लिया, पेड़ पौधों को से लिया और लिया, जीवावस्था से मात्र लिया और लिया, और दिया कुछ भी नहीं। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। जब हम इंजीनियरिंग करते थे, अभी भी होगी वो ब्रांच, उसमें बोलते थे माइनिंग एक ब्रांच होती थी, केमिस्ट्री एक ब्रांच होती थी। दैट मीन्स लाइक लिटरली वी आर जस्ट टॉट हाउ टू माइन, वी डू नॉट नो हाउ टू फिल इट बैक। हमको कोई आइडिया नहीं इसको हम फिल बैक कैसे करेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं माइनिंग को लेकर के, पदार्थावस्था को लेकर के। एक हमारे पास क्या है? कोयला। कोयला मतलब कोल। दूसरी चीज़ क्या है? पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। नाम सुना है आपने? कोल एंड पेट्रोलियम। और ये धरती की वो सतह है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, है ना। ये कौन सी गाड़ी भाई? ये गाड़ी ठीक नहीं बनी है ना। ऐसे गाड़ियाँ चल रही हैं, इधर ही अपने मकान बने हुए हैं। ठीक, ये बताओ इस धरती में कोयला और पेट्रोलियम क्यों है? हम सबको पता है कोयला और पेट्रोलियम हम धरती से निकाल रहे हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं? हाउ डू वी यूज़ इट? लाइक अ फ्यूल। उसको बर्न करते हैं, एज यू सेड। उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेज होती हैं। ठीक कह रही हूँ ना मैं टीचर्स? ठीक कह रही हूँ? कहीं मैं ठीक ना कहूँ तो आप मुझे बताइएगा। बहुत सारी ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जो कि ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन के लंग्स के लिए उनको बढ़िया नहीं माना गया। जब जिनको बढ़िया नहीं माना गया उनको जानते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं एयर पोल्यूशन। एनीथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स इज नोन एज पोल्यूशन। ठीक है, तो इस धरती पर, धरती के गर्भ में कोल है, इस धरती के गर्भ में पेट्रोलियम है। चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लगाना कठिन हो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। तो देखो इस धरती के गर्भ में रखा हुआ जो कोल एंड पेट्रोलियम है, देयर इज़ अ पर्पस टू इट। हमने कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ी, आप सबने पढ़ी साइंस में? हाथ उठाते जाइए अगर आपने पढ़ी है, ये सारे वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल नहीं याद आ रहे हैं? थोड़ा लगता है साइंस भी पढ़ानी पड़ेगी, हैं? तो हमने इस चीज़ को देखा, देखो ये क्या काम करता है। मैं सीधा सीधा बताती हूँ बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। We all know there is something called sun,
लसोलई, हाँ हमको पता है सन है, हाँ कुछ कहना है? तो सूरज से धरती पर गर्मी आती है, हीट आती है। इस हीट को हमारे यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर, ठीक है ना? ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला O3। ये जो धरती है, धरती की सतह का कितना हिस्सा आपके पास सी है? व्हाट परसेंटेज इज सी? नियरली 71%, चलो 70%। 70% हिस्सा क्या है? सी है हमारे पास। इस धरती की जरा व्यवस्था को देखिए, तो सूरज से गर्मी आती है, ज़्यादातर भाग ओजोन लेयर क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। कुछ भाग धरती पर आता है, वो जो आता है उसी से आपको विटामिन डी आपका शरीर बनाता है, ये तो पता है आप सभी को, ठीक है? इसी तरीके से जीव जानवरों के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये जो धरती पर ऊष्मा आती है या हीट आती है, 12th के बच्चे, ये जो कोल है इस धरती में, दिस इज़ अ कंप्लीट ब्लैक बॉडी। 12th में आप पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कंप्लीट ब्लैक बॉडी। पूरी तरीके से काला पिंड है, काला है ये। जो काली चीज़ होती है वो हीट को क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है, मैक्सिमम अब्जॉर्ब करती है। तो ये जो कोयला धरती के गर्भ में है, ये क्या करता है? बेसिकली हीट को अब्जॉर्ब करता है, हीट अब्जॉर्ब करता है। हीट अब्जॉर्ब करने के, और ये जो ऑयल है ना, ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम भी आपको पता है, तेल भी ऊष्मा को क्या करता है? हीट को अब्जॉर्ब करता है, और अब्जॉर्ब करने के बाद धीरे 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 क्या करता है? रिलीज़ करता है। तो जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये धरती के अंदर जो ऊष्मा जो आई धरती में, जो आ गई, अंदर आ गई ओजोन को पार करने के बाद, उसको ये अपने में क्या करता है? पचाता है, सोखता है, और सोखने के बाद फिर धीरे धीरे रिलीज़ करता है। हम सभी को पता है जो धरती है हमारी क्या कर रही? घूम रही है। इसमें करीब करीब 8 से 10 घंटे सन हमको दिखता है, और उसके बाद 16 घंटे जो है वो सन हमको नहीं दिखता है। लेकिन आप में से कभी किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर धरती के ये नीचे वाटर टैंक होता है ना घर में, तो वाटर टैंक का पानी, या अगर आपने कभी हैंड पंप का यूज़ किया हो, टीचर्स ने यूज़ किया होगा शायद, हैंड पंप में हमेशा पानी आप जब निकालो तो गर्मी में ठंडा और ठंडी में गरम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धरती के भीतर जो रखा हुआ कोयला और पेट्रोलियम है, उसका पर्पस है, इस पूरे एग्जिस्टेंस में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ है ना, पर्पसलेस नहीं है। मगर ये पर्पस हमारी एजुकेशन से मिसिंग है। ना सिर्फ ह्यूमन का पर्पस मिसिंग है, हर एक चीज़ का पर्पस मिसिंग है। एंड दैट्स वाई आई हैड फेल्ट कि मेरा एजुकेशन पूरा नहीं हुआ है। आई नीड टू कंप्लीट माई एजुकेशन, बिकॉज आई रियलाइज्ड अगर हमारी एजुकेशन ऐसी आ गई जो हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार कर दे, तो हम धरती पर रहेंगे कहाँ? ये तो हमको एक तरीके से डेविल बनाने का काम हो गया ना। हम सिर्फ खोद खोद के खा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? तो ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या है? हीट अब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे हीट को रिलीज़ करता है। इमेजिन करिए, अब इसको हमने ये मान लिया, हमने इसको क्या कह दिया? फ्यूल। जब तक ये धरती के अंदर था तब तक इसका बढ़िया काम था, इसको हमने खोद के निकाला, निकालने के बाद एज इसको फ्यूल समझ लिया। इसको बोलते हैं कुछ का कुछ समझ लेना, कुछ को कुछ मान लेना। इसको एक और शब्द बोलते हैं हिंदी में, अयथार्थ। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। तो हमने कोयला पेट्रोलियम को क्या मान लिया? फ्यूल। और इसको हम पढ़ाना शुरू कर दिए। अब पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके हिसाब से इंडस्ट्री लगा लिया, और उसके बाद हमने पूरी धरती को पोल्यूट कर लिया। आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हो, आई डोंट नो कितना आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज कि हम ट्रांसपोर्टेशन को सुलभ करा दें बिना कोयला और पेट्रोलियम के। मल्टीपल वेज।
आपको एक छोटी सी और चीज़ बताती हूँ। दूसरी बात, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद एक और बात कहता है, अस्तित्व में व्यवस्था है, ऑर्डरलीनेस है ना। और मनुष्य को जो भी चीज़ चाहिए थी ना, वो उसके आने से पहले इस धरती पर उपलब्ध हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी नीड ऑयल, राइट। हमको खाना बनाने के लिए ऑयल चाहिए, मूवमेंट के लिए ऑयल चाहिए। आप देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो प्राणावस्था है ना, प्राणावस्था प्लांट ऑर्डर, इसमें बहुत सारी वनस्पतियाँ जो हैं वो क्या है, सीड्स होती हैं जिनसे ऑयल निकलता है। जैसे पीनट, जैसे नीम, जैसे कैस्टर, आप बताइए, और सेसमे, सनफ्लावर, ऑलिव, ग्राउंडनट, और जितने भी प्रकार के नट्स एंड सीड्स हैं, यस, मस्टर्ड, जितने भी प्रकार के नट्स एंड सीड्स हैं उसमें से ऑयल निकलता है। When for the first time I realized it, I was so amazed। मुझे लगा, कभी भी आप ज़मीन में ऐसे आप देखो, आपको कभी तेल दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। बट देयर इज लाइक माइक्रो नैनो रोबोट लाइक सेसमे सीड्स कितना बड़ा होता है, इतना सा सीड, उसको आप ज़मीन में डालिए, 4 महीने बाद उसमें से मल्टीपल सीड्स आ जाते हैं। When you press it, you get sesame oil। फैक्ट्री लगी हुई है भाई, इस धरती पर जितना चाहे उतना तेल निकालने की फैक्ट्री लगी हुई है। और वो तेल अगर हम जलाएं तो कोई पोल्यूशन होता नहीं है। कैन यू सी व्हाट ब्यूटी इन नेचर देयर इज? देन क्लैप। ठीक है, हाउ डू आई, ओके, न्यू। ठीक, अगली बात देखते हैं। अगली बात देखें, कुछ और देखना है, सीखना है, जानना है, कुछ और कहें? थक गए? ब्रेक चाहिए? पता नहीं कितना टाइम हो गया? 45 मिनट्स। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। तो नेचर में जो कोएग्जिस्टेंस का फॉर्मेट इतना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है उसको देखते हैं। हाँ? अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, तो हम देखते हैं एवरी ह्यूमन चाइल्ड इज क्यूरियस बाय डिफॉल्ट। उसका एक डिज़ाइन है भाई, ये क्या, उसमें क्यूरियोसिटी है। कहीं पर भी पैदा हुआ बालक है, उसमें एक क्यूरियोसिटी इनबिल्ट है, ठीक है। और वो कुछ चीज़ें समझना चाहता है। देखो क्या क्या चीज़ें समझना चाहता है, स्पेशली द टीचर्स एंड द मदर्स, है ना। टीचर्स, ज़्यादातर टीचर्स मदर्स होंगी या फादर्स होंगे। और छोटे बच्चों के साथ आप सभी ने काम किया तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई पड़ता होगा। जो बच्चा है ना, लगभग 1 महीने का होता है ना, तो अपनी माँ को पहचान जाता है। उसको पता है मेरी माँ कौन है, उसको पता है दूध पीना है तो किधर जाना है, पहचान जाता है। करीब 4 से 5 महीने में वो अपने पिता को पहचान जाता है। उसको ये पता है मेरे पिता कौन है। और धीरे धीरे वो क्या जान जाता है कि मेरे घर में और रहने वाले दादी, बाबा, मेरी बुआ, है ना, ये सभी कौन है, इनको वो बच्चा जो है पहचानने लग जाता है। धीरे धीरे करके लगभग 1-1.25 साल का जो बच्चा होता है, वो 1.25 साल का बच्चा अपने पूरे परिवार को पहचानने लग जाता है। और धीरे धीरे उसकी रीच जो है ना, पड़ोसी के परिवार तक होने लग जाती है। अब वो अपने पड़ोस में कौन रहता है उसको भी जानना चाहते हैं। ये कौन है, आप यहाँ रहते हैं, हम इनके भी घर जाना चाहते हैं। और वो बच्चा कभी कभी उनके घर जाना शुरू कर देता है। तो हम देखते हैं जो हर ह्यूमन चाइल्ड है वो क्यूरियस है किसके बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप्स को पहचानना चाहता है, मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप्स को पहचानना चाहता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने परिवार तक पहचानता है। और परिवार के आगे देखिए क्या होता है, उसकी एक इच्छा है, इनबिल्ट इच्छा है कि वो हर एक मानव को इस धरती के हर एक मानव के साथ अपने संबंध को पहचान जाए। ठीक है, हम धरती के हर एक मानव तक अपने संबंध को पहचानना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिलेशनशिप्स है ना, यहाँ पर हमको थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं।
या फिर हम यहाँ पर आज की स्थिति में मैं इसको रख रही हूँ यहाँ पर, देखिए आप सोच के देखिएगा, वी बिकम टेरिटोरियल. She said yes so quickly. Do we recognize the relationships among all the human beings of the planet? या हम इस जगह तक पहुँचते हैं या हम कहीं ना कहीं टेरिटोरियल हो जाते हैं. This is me, mine and these are others. अपने परिवार में है तो I बहुत प्राइम हो जाता है, अपने फैमिली से बाहर है तो फैमिली प्राइम हो जाता है, अपने सिटी के अंदर है ना अपना एरिया प्राइम हो जाता है, सिटी से बाहर निकले कंट्री के बाहर सिटी प्राइम हो जाता है, कंट्री से बाहर निकले तो कंट्री प्राइम हो जाता है. तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो बच्चा है बाय डिफ़ॉल्ट, और बच्चे कौन, हम सभी जो टीचर्स भी बैठे हैं ये बच्चे ही थे. धीरे 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 करके ऐसे जब ये होने लग गया तो ये जो टेरिटोरियल माइंडसेट है ना, ये जो टेरिटोरियल माइंडसेट है इसकी वजह से क्या आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन आता है. और ये फ्रस्ट्रेशन जब दो ह्यूमन बींग्स के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं झगड़ा. व्हेन टू पीपल आर टेरिटोरियल इट्स कॉल्ड झगड़ा हो रहा है दो लोगों के बीच में. दो परिवारों के बीच में हो जाता है तो लड़ाई हो जाता है ना, लड़ाई चालू, उनका एक दूसरे से बोलना बात करना रहना आपस में बंद. दो समुदायों के बीच में हो जाए तो द्रोह विद्रोह, और यदि कंट्रीज़ के बीच में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, वॉर, युद्ध. और ये जो टेरिटोरियल होना है ना, ये जानते हैं किसकी खूबी है, ये खूबी है एनिमल्स की. Humans are not supposed to be territorial. They are not happy with their territorial mindsets. We are not happy. आज की रियलिटी और एक रियलिटी, कोएग्जिस्टेंशियल रियलिटी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. आज की रियलिटी तो ये इसमें जीना पड़ रहा है, युद्ध को स्वीकारना पड़ रहा है. हम युद्ध ना भी चाहें तो क्या युद्ध नहीं होगा, युद्ध होगा. ठीक है. सो ये टेरिटोरियल होना ना, ये एनिमल्स की खूबी है, और एनिमल्स सर्वाइवल के लिए टेरिटोरियल है. फॉर देयर सर्वाइवल एनिमल्स आर टेरिटोरियल. दिस इज बाय डिज़ाइन इन देयर स्ट्रक्चर. उनके स्ट्रक्चर में ये डिज़ाइन है. लेकिन ह्यूमन बींग्स जब कोई टेरिटोरियल होता है तो कहते हैं ना, क्या तेरा मेरा में लगे हुए हो. हम टेरिटोरियल होके हैप्पी नहीं हैं. लेकिन हमारा एजुकेशन, चाहे वो हमारे मदर से हो, फादर से हो, पूरे फैमिली से हो, हमारे समाज से हो, हमारे स्कूल से हो, वी आर बीइंग टॉट टू बिकम टेरिटोरियल, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, बट वी आर डूम्ड टू एक्सेप्ट इट. और ये हमारी पीड़ा है. दिस इज़ आवर फ्रस्ट्रेशन. We are not taught to coexist with human beings, neither with human beings nor with nature. We are not being taught कि फ्यूल नहीं है कोल एंड पेट्रोलियम. हमको ये वाला दृष्टिकोण दिखाया नहीं गया है. हमको कभी, जैसे हम जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो सेकंड थर्ड ग्रेड के बच्चे, उनसे पूछते हैं पानी के क्या उपयोग हैं, यूसेज ऑफ वाटर, तो बच्चा लिख के लाता है, नहाने के काम आता है, बर्तन धोने के काम आता है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें. कभी उससे ये प्रश्न किया कि आप पानी के लिए कैसे पूरक हैं, हाउ आर यू कॉम्प्लीमेंट्री टू वाटर. डू वी एवर थिंक, है ना. तो ये हमको पूछने पड़ेंगे. थोड़े कठिन प्रश्न हैं, क्योंकि अगर पानी समझ में आया होता ना बेटा, तो ये जो हम इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है उसको हम रिवर्स में डाल देते हैं, पूरा पानी पोल्यूट हो जाता है, पीपल आर ड्रिंकिंग इट एंड गेटिंग सिक. ये रियलिटी है, हमको पता है, लेकिन हम इसका कोई उपचार कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हमको पानी समझ में आया नहीं है. ठीक है. तो ह्यूमन चाइल्ड क्यूरियस था, उसको ह्यूमन और ह्यूमन के बीच का रिलेशनशिप जानना था. कहाँ तक? अखंड मानव समाज तक.
अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी तक उसको जाना था, लेकिन हमने उसको कहीं बीच में क्या कर दिया, कुंठित कर दिया। नहीं बेटा, और हमें करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मैं कहना बेटा किसी से टॉफ़ी कोई दे लेके खाना मत, कोई भी कुछ भी दे उससे लेके खाना मत, क्योंकि हमको डर है कि कोई हमारे बच्चे को पॉइजन कर जाएगा। हम इतना क्यों डरे हुए हैं भाई? आदमी भय से नियंत्रित है, सोच के देखिए। डू वी वॉन्ट टू बी कंट्रोल्ड बाई फियर? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ह्यूमन बींग्स कैसे कंट्रोल्ड होते हैं और कैसे वननेस उनमें आती है। देखेंगे? देखिए, बताइए 2 + 2 कितना? एक साथ बोलिए। 2 + 3 2 + 5 2 + 7 कोई ऐसा है जो इसके अलावा कुछ बोल सके? एनीबडी वांट्स टू से सम अदर आंसर? आप देखोगे जैसे ही आप अंदर से ना 2 + 2 4 के अलावा कुछ बोलने जाओगे ना, आपको अंदर से लगे नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, आई कैन नॉट डू इट। यू कैन नॉट स्पीक 2 + 2 5 वंस यू नो हाउ टू ऐड। हम सभी ह्यूमन बींग्स समझ से नियंत्रित हैं। हम सभी ह्यूमन बींग्स कैसे नियंत्रित हैं? समझ से। और मान लीजिए आपको समझाया ना जाए, समझाया ना जाए, सिर्फ आपको डराया जाए, धमकाया जाए, ठीक है, और आपको आस्था से समझाया जाए कि नहीं भाई 2 + 2 4 2 + 2 4, आप अंदर से यू विल नॉट बी दैट श्योर। तो ह्यूमन बींग्स जो है ना, समझ से क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वो समझ कैसी होनी चाहिए? यथार्थ। यथार्थ का मतलब है सही सटीक समझ, अस्तित्व में जो जैसा है उसको समझना। जैसे कोयला और पेट्रोलियम का एक पर्पस है, उसको सटीक समझा, देन वी कैन नॉट रिमूव कोयला एंड पेट्रोलियम फ्रॉम द अर्थ। ये हमसे नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमको ये नॉलेज ही नहीं है तो हम कुछ भी करते रहेंगे। तो अगर यथार्थ समझ है तो ह्यूमन बीइंग क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। अभी क्या हो रहा है, एनिमल्स की एक और खासियत होती है, दे आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय फियर। डंडा दिखाइए वो नियंत्रित हो जाते हैं। आज की स्थिति में सारे स्कूल्स में, सारे घरों में, सारे रिलेशनशिप्स में हमें जानते हैं कैसे गवर्न किया जा रहा है? भय से, फियर से, ग्रीड से। और जानते हैं एक चीज़ और है जिसको हम कहते हैं कुछ बिलीफ सिस्टम। अरे बिलीफ सिस्टम, फियर और ग्रीड जो है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फियर मतलब आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी इसका भय है ना, आपको वही चीज़ मिल जाएगी उसी का लालच, मिलेगी उसका लालच, वही चीज़ नहीं मिलेगी उसका भय, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। इतना ही है। तो कुल मिला के हमको फियर से गवर्न किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम में भी, ये जिसमें अभी हम लोग तो बिलीव नहीं करते, हमारी जनरेशन के बाद आपकी जनरेशन आई एम श्योर नहीं करती है। पहले आप यहाँ पर इतना कुछ करोगे, कुछ करोगे, आपको कहीं और जाने के बाद आपको इतना ऐसा कुछ बढ़िया, जिसको हम हेवन बोलते हैं, जिसको हम हेल बोलते हैं, ऐसा कुछ मिलेगा। तो हेवन का ग्रीड और हेल का फियर। फियर और ग्रीड अल्टीमेटली दे बॉइल डाउन टू फियर ओनली। सो वी आर ट्राइंग टू गवर्न द ह्यूमन मॉब जस्ट बाय फियर, and with fear nobody is governed ever। उसको जो समझ में आएगा वो वही करेगा। इसलिए जो हमारी एजुकेशन है उसको यहाँ पर खड़े होने की ज़रूरत है, उसको यहाँ चाहिए ये यथार्थ समझ, जो वस्तु अस्तित्व में जैसी है। और इस अस्तित्व में केवल 4 चीज़ें हैं, मटीरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। हम इसको पढ़ाते भी हैं। मटेरियल ऑर्डर में हम फिज़िक्स को पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, जूलॉजी पढ़ाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट भी बनाए हैं ना हमने,
और ह्यूमंस को समझने के लिए उसके शरीर भाग को समझने के लिए एक भाग, और उसके मन को समझने के लिए हमने साइकोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट बनाया। तो हमने इसको एक्चुअली किया हुआ है, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग इसको करना चाहता है, करने का प्रयास कर ही रहा है, सटीक नहीं कर पा रहा है। सो फिलॉसफी ऑफ कोएग्जिस्टेंस गिव्स यू आंसर्स दैट यू हैव नेवर इवन हैड क्वेश्चन अबाउट, बट यू हैड द प्रॉब्लम्स, you do have the problems, and when I studied it, मैंने जब इसको पढ़ा समझा तो मुझे लगा कि भाई ये तो बात ऐसी है जो सब तक पहुंचने जैसी है, और इसको जिसने जब सुना उसको ये लगा ये बात हर एक तक पहुंचने की ज़रूरत है।